तो आज हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि टाउ और आई के अंदर आपका क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम पहले से थोड़ा सा जानते हैं, पर जैसे कि अब हम इनर्शिया के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हैं, तो अब उसके बेस पे हम समझेंगे कि ये रिलेशन कैसे आता है। हमने कोई भी सिस्टम मान लिया एन पार्टिकल्स का, ठीक है, कोई भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा, यानी कि आर एफ साइन थीटा। ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए। साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। जब ये चीज़ 1 हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू एफ आर, यानी कि आर एफ, ठीक है। ये तो आ गई आपकी टॉर्क की वैल्यू। अब हमने मान लिया ये एन पार्टिकल का सिस्टम है, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें पार्टिकल्स कितने हैं, एन पार्टिकल्स है, ठीक है। अब इस केस में हम लेके चलते हैं पहले पार्टिकल, इसमें कोई भी रैंडम पार्टिकल उठा लिया, मान लो ये पार्टिकल 1, ये 2, ये 3। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट पार्टिकल पे हमने मान लिया फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। इसका रेडियस है R1, यानी कि इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये R1 मान लिया। तो इस पर टाउ 1 कितना आ जाएगा, यानी कि उसके ऊपर टॉर्क कितनी लगेगी, F1 इंटू R1, ठीक है। ऐसे ही अगर टाउ 2 की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इस पार्टिकल पे कितना आ जाएगा, F2 इंटू R2, ठीक है। ऐसे ही हर पार्टिकल पे लगाते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ से मैंने ये डायरेक्ट स्टेप लिखा है, पर आप एक चीज़ और नोट कर लेना यहाँ से, इसके बाद एक चीज़ लिखना, F1 क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ, m इंटू ए, मास सबकी अलग है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी अलग है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने पढ़ा है आर अल्फ़ा, ठीक है। आर क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर, अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन तो सबकी सेम है कि नहीं भाई, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो R1 है वो अलग हो जाएगा, पार्टिकल 2 के लिए R2 अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F1 क्या आ जाएगा, M1 R1 इंटू अल्फ़ा। ऐसे ही F2 कितना आ जाएगा, M2 R2 इंटू अल्फ़ा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, M1 R1 इंटू R1, यानी कि R1 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, यानी कि ये कितना आ गया, R1 M1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब टोटल टॉर्क निकालते हैं, टोटल टॉर्क ऑन सिस्टम। तो सारे जो जितने पार्टिकल्स हैं उनके जो टॉर्क है उनको ऐड कर देंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 ऐसे करके ऐड कर देंगे। टाउ 1 अपने पास क्या आया है, M1 R1 अल्फ़ा, R1 स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे ही M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा आ गया ना ये चीज़। तो यहाँ से कहाँ से इसकी वैल्यू में पुट करके निकाल ली हमने, ठीक है। अब देखो एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो तो अपने पास कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ऐसे ही ये टर्म्स जुड़ती हुई आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सारी चीज़ जुड़ रही है तो भैया समीशन लगा दो। समीशन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, MI/RI, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, 2 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, ऐसे ही n रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो चीज़ निकल के आई है समीशन MI/RI स्क्वायर, ये क्या है, ये तो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये आपके पास रिलेशन आ गया। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पर ये हमने और थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। अगर 3 मार्क्स में आ जाए तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। इस रिलेशन पे से आप एक चीज़ और निकाल सकते हो, अगर इस रिलेशन में अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 कर दें, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सिस्टम को एक एक्सिस के अराउंड एक की एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर एक्सेलरेट करवाते हैं, तो आपके पास जो टाउ की वैल्यू है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल आती है, आई के इक्वल। क्योंकि अगर अल्फ़ा की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये तो 1 हो गया, तो टाउ किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, कभी कभी ये डिफाइन करना भी आ जाता है क्या, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस, यानी कि आई इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल किसके होगा, टॉर्क रिक्वायर्ड। कौन सी टॉर्क है ये, टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई हमने यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन मानी है ना, अल्फ़ा को 1 पुट किया है, तो हम क्या करेंगे, ये वैसी टॉर्क है जिसने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन लाया।
ऐसे केस में जो वो टॉर्क लगाई है वो किसके इक्वल हो जाएगी, न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगी, आई के, यानी कि न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू इक्वल होगी, उसकी यूनिट्स इक्वल नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। ये क्या आ गया आपके पास, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, एल से, और ये किससे डिनोट करते हैं, आई से। फिर से वही चीज़ मानेंगे, हमने कोई भी एक सिस्टम मान लिया जिसमें कि पार्ट मास है बहुत सारे, m1 m2 m3 ऐसे mn तक। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है, r1 r2 r3, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्लियर है। ओमेगा क्या हमने मान ली, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या चीज़ है, ये ओमेगा से डिनोट करते हैं। कैसे बनाते हैं, डब्लू की तरह बनाते हैं। ठीक है, डब्लू तो ऐसे बन जाएगा, और ओमेगा को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमा के, ये ओमेगा आ गया। क्या है ये, एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा है कि एंगुलर वेलोसिटी है वो रिमेन्स सेम होती है हर पार्टिकल के लिए, किसी भी एक्सिस के अराउंड अगर रिवॉल्व करा रहे हैं तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम आती है। ठीक है, एक रिलेशन और भी पढ़ा है, जो वेलोसिटी होती है किसी भी, मान लो ये है, इसमें फर्स्ट पार्टिकल ये है, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा कहाँ पे होती है, अगर कोई भी चीज़ ऐसे घूम रही है तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी उसके टेंजेंट होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग, क्यों, क्योंकि भाई रेडियस, इस फॉर्मूला से देखो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। अब ओमेगा तो सबका सेम है, ठीक है, ये ओमेगा 1 नहीं है, कोमा लगा रखा है मैंने। ठीक है, तो ओमेगा तो सबका सेम है, पर रेडियस वेक्टर तो सबका अलग है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो सबकी ये डिस्टेंस अलग है। तो यहाँ से वेलोसिटी है कि सबकी क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, ऐसे ही vn इक्वल टू rn ओमेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम निकालते हैं भैया, किससे निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर मोमेंटम से, फिर उसको एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट कर लेंगे। आई बात समझ में। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगी, पहले पार्टिकल की बात करें, अगर ये ऐसे बॉडी है, ये पहला पार्टिकल है, तो इसकी बात करें, लीनियर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, p से। क्या होता है, p इक्वल टू m इंटू वी। तो क्या आ जाएगा, p इक्वल टू m इंटू वी। हर बॉडी का मास अलग, हर बॉडी की वेलोसिटी अलग, तो क्या लिख देंगे सबके लिए, m1 v1 m2 v2 ऐसे ही mn vn। जो भी चीज़ अलग है उनकी नंबरिंग दे दो हर पार्टिकल के लिए अलग दिखाने के लिए। ठीक है, v1 क्या होता है अपने पास, r1 ओमेगा, तो यहाँ पे p1 क्या आ गया, m1 r1 ओमेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब भैया जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि L, वो लीनियर मोमेंटम से कैसे वो होती है, r इंटू पी, है कि नहीं, या फिर हम कहें p इंटू r। अब लीनियर मोमेंटम सबकी अलग, रेडियस वेक्टर सबका अलग, तो सबकी नंबरिंग के साथ लिखेंगे। तो L कितना आ जाएगा, L1 लिख लो यहाँ पे, L1 कितना आ जाएगा, P1 R1 यानी कि M1 R1 ओमेगा इंटू R1। तो R1 इसको R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इंटू R1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो R1 स्क्वायर हो गया, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। और फिर से देखो वही चीज़ आ गई ना, MR स्क्वायर आ रहा है यहाँ से, तो ये आगे पुट करेंगे हम। ये तो थी पार्टिकल L1 के लिए, यानी कि पार्टिकल 1 के लिए। पार्टिकल 2 की बात करेंगे तो M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही सबको जोड़ दें, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल ले, तो L1 L2 L3 ऐसे Ln तक। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से ओमेगा कांस्टेंट है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी इसको बाहर ले लिया, बचा क्या, सबको सम कर दो, M1 R1 M2 R2 ऐसे ही सिग्मा mi RI स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से n तक। ठीक है, फिर से ये चीज़ क्या आ गई हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I, इसको I पुट करेंगे तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, I ओमेगा। ये आपके पास आ गई एक दूसरी रिलेशन, किस किस के बीच में, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो रिलेशन हमेशा याद रखनी है, टो इक्वल टू आई अल्फ़ा और L इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, जैसे इसको डिफाइन कर दिया था ऐसे इसको डिफाइन कर देंगे। कैसे भैया, इसको करो, ओमेगा को पुट करो 1, तो यहाँ से क्या आ गया, L इक्वल टू आई। यानी कि हम फिर से कैसे डिफाइन कर देंगे कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास L के इक्वल होगा, ठीक है, हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूमेरिकली इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम के। कब, जब ये एंगुलर वेलोसिटी है ना वो यूनिट आ जाए, यानी कि यूनिट एंगुलर वेलोसिटी आ जाए। यानी कि हम कहेंगे
कि जो एंगुलर मोमेंटम है जिसने कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यूनिट एंगुलर वेलोसिटी ला दी, उस टाइम पे वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी नहीं है, आप बिल्कुल सेम इसी की तरह जैसे हमने इसको डिफाइन किया है ना, बिल्कुल सेम इसी की तरह अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर देना। ठीक है, फर्क सिर्फ कितना आएगा, यहाँ पे टॉर्क दिया हुआ था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई थी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है इतना? क्या किया है, सिर्फ इतना सा किया है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये रिलेशन आ गया। अब एक टॉपिक और देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये टॉपिक भी हम पहले पढ़ चुके थे, पर उस टाइम पे हमने सिर्फ ये रिलेशन देखी थी। अब हम थोड़ा सा इनर्शिया के में देखेंगे। देखो, हमने इस केस में पढ़ा था कि जब किसी भी सिस्टम पे टॉर्क जीरो हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता है जब, तो अपने पास क्या आता है, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये रिलेशन पढ़ चुके हैं, कहाँ से आया है, न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। ये तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। कौन सा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन किस फॉर्म में है, ये लीनियर में है। तो एफ का एंगुलर क्या होता है, टॉर्क, पी का एंगुलर क्या होता है, एल। तो भैया हमने क्या किया है, सेकेंड लॉ को सिर्फ रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया है, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। जब फोर्स बाहर वाला जीरो है तो डी एल बाई डी टी ज़ीरो, अगर किसी का डिफ्रेंशिएशन जीरो है तो यानी कि एल क्या आ गया, वो चीज़ क्या आ जाएगी, कॉन्स्टेंट। ठीक है, एल अपने पास क्या आ गया, कॉन्स्टेंट, यानी कि एक सिस्टम की जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि वो कंजर्व्ड है। ठीक है, क्या है, कंजर्व्ड है। ये कंजर्वेशन कब आई है, जब बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, यानी कि टॉर्क जीरो है। ये आ गई आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तो हमने वैसे भी थोड़ा सा देख लिया था पहले। अब देखो हमने क्या देखा, टाउ जीरो है, यानी कि एल कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट है, एल किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा, यानी कि एल कांस्टेंट है तो आई ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि हर पार्टिकल के लिए आई और ओमेगा की मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी। यानी कि I1 R1 I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I3 ओमेगा 3 इज इक्वल टू I4 ओमेगा 4। ठीक है, तो हमने दो पार्टिकल के लिए ले लिया। अब यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या कि वैसे तो ओमेगा कांस्टेंट रहती है, पर हम ओमेगा को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज या डिक्रीज करके। बोले सर नहीं आया समझ में, अभी बताते हैं। देखो, मान लो ये चीज़ कितनी है, 3 है। ठीक है, हमारे हिसाब से तो ये चीज़ भी 3 रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस साइड में I1 5 ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, I1 को 5 ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 15 है। लेकिन अगर हम I2 को 3 ले लें तो इसका मल्टीप्लाई 15 आना चाहिए। I2 3 आ गया तो आपके पास ये पक्का कितनी आनी चाहिए, ओमेगा 2 कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई वो होगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ओमेगा 1 3, यहाँ पे ओमेगा 1 5, यानी कि इंक्रीज़ कर दिया। किसकी हेल्प से, इसको हमने चेंज कर दिया, यानी कि I1 और I2 को चेंज करके हम इन दोनों की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके पास स्टडी करने के लिए। देखो, वो उसमें से कुछ एग्जांपल ये है। सबसे पहला है प्लेनेटरी मोशन का। आप देखते हो कि सन के अराउंड जब कोई भी प्लेनेट मूव करता है वो प्लेनेटरी मोशन में, यानी कि इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, बिल्कुल सर्कुलर में मूव नहीं करता, इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार जो शेप है ना उसमें मूव करता है। यहाँ पे बिल्कुल पास आ जाता है, यहाँ पे जाता है तो दूर चला जाता है। ठीक है, ऐसे ये डिस्टेंस क्लोज है और ये फार है। तो हम देखते हैं कि जब वो फार होता है, यानी कि उसकी आर ज़्यादा होती है, आर ज़्यादा होती है तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी होती है, mr², यानी कि जितना आर ज़्यादा उतना ही आई ज़्यादा, और जितना आई ज़्यादा, ठीक है, आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, यानी कि ओमेगा आपके पास कम होगी, डिक्रीज़ होगी। यानी कि जितना आर बढ़ेगा उतनी ही आपकी ओमेगा डिक्रीज़ होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, यानी कि जितना दूर जाएगा वो धीरे मूव करेगा। ऐसे ही वो जब पास आता है, इसके पास आता है, यानी कि आर जो है वो डिक्रीज़ होती है।
ठीक है, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज, आर डिक्रीज तो इनर्शिया भी डिक्रीज। अगर एक चीज़ डिक्रीज होगी, ठीक है, तो दूसरी चीज़ को इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रह सके। यानी कि हम क्या देखते हैं कि ये सन है, मान लो ये कोई भी प्लेनेट है, जब ये यहाँ पे होता है तो ये बिल्कुल धीरे मूव करता है। ऐसे ही जो पास जाता है ना, तो पास ने एकदम तेज़ मूव करके फिर ऐसे धीरे, फिर तेज़ मूव करके फिर ऐसे धीरे, फिर तेज़ मूव करके धीरे, तेज़ मूव करके धीरे, ऐसे होता है। यानी कि इस पॉइंट पे, इन दो पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि आर कम रहता है। ऐसे इन पे वेलोसिटी कम रहती है क्योंकि आर ज़्यादा रहता है। ये तो था प्लेनेटरी मोशन का। ऐसे आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। देखो ये कोई भी आदमी है, इसने जब हाथ फैलाए हुए है और ये इस पे घूम रहा है ऐसे, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी कम है, यानी कि ये बहुत धीरे घूम पा रहा है, इसने हाथ जब फैलाए हुए हैं। पर जब ये अपने हाथों को फोल्ड करता है, ठीक है, इसने जब हाथ फोल्ड किए तो इसने नोटिस किया कि ये इसके ऊपर तेज घूमने लगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसका मान लिया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है मान लो, ठीक है, तो हर डिस्टेंस हम यहाँ से नापेंगे। इसका डिस्टेंस, इस मास का डिस्टेंस ये है, इस मास का डिस्टेंस ये, यानी कि आर की वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ पे मान लो ये एक्सिस है, एक्सिस तो यही रहेगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा, यानी कि एक डिस्टेंस ये ले रहे हैं और एक डिस्टेंस इतना सा लिया, यानी कि ये आर ज़्यादा है, ये आर कम है। अगर आर कम है तो आई कम है, अगर आई कम है तो ओमेगा ज़्यादा है। हम क्या देखते हैं इसीलिए कि इसमें जो ओमेगा कम है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है। आया समझ में? ऐसे हम एक चीज़ और देखते हैं, जब कोई भी जो होते हैं स्विमर्स होते हैं, वो एक ऊपर से स्प्रिंग बोर्ड होता है ना, ऊपर ऐसे सीढ़ी पे चढ़ के जाते हैं, सीढ़ी पे चढ़ के जाएंगे, स्प्रिंग बोर्ड पे चढ़ेंगे और यहाँ से 2-3 बार ऐसे ऊपर नीचे होके जंप लगाते हैं नीचे की तरफ, है ना, ये स्विमिंग पूल है मान लो। तो हम क्या देखते हैं, वो ऐसे पहले तो ऐसे मूव करते हैं, पर ऊपर जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे घूम जाते हैं अपने आप में। वो क्यों? ताकि मान लो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बीच का, इसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं वो, तो हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिक्रीज हो सके, यानी कि आर डिक्रीज हो सके। आर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? आई डिक्रीज होगा। आई डिक्रीज होगा तो क्या होगा? जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, यानी कि जितना ज़्यादा ये घूमेंगे उतने ही ज़्यादा ये रोटेट कर पाएंगे, है ना। एक दो ये ऐसे मार वो होते हैं ना, घूमते हुए जाते हैं 2-3 बार, तो ये इसलिए बेंड होते हैं। आया समझ में? एक एग्जांपल और देख लो। ये जो ये गुड़िया डांस कर रही है, हम देखते हैं ये स्केट बोर्ड है ना, ये जो इनके स्केट्स पहन के ये ऐसे घूमती है। हम देखते हैं जब ये ऐसे हाथ फैला के घूम रही है तब इसकी स्पीड कुछ कम होती है। आप देखना कभी भी ये गेम्स वगैरह होते हैं इस चीज़ के भी, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड जब ये घूम रही है ऐसे, तब इसकी स्पीड कम है, ठीक है। लेकिन जब ये अपने हाथ फोल्ड कर लेती है और तब इस पर घूमती है तो हम देखते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है कि नहीं। ये मान लो धीरे धीरे घूम रही है तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है। वो क्यों हुई है? वही कॉन्सेप्ट है, आर डिक्रीज हुआ है, ओमेगा इंक्रीज हुई है। आया समझ में? ये था आपका किसके ऊपर? L = I ओमेगा पे, यानी कि जो कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहती है। इसके चक्कर में क्या होता है, एक चीज़ घटती है दूसरी चीज़ बढ़ती है, टोटल जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। आया समझ में? ये सारे एग्जाम्पल उसके बेस पे थे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने होप नोट्स बनाए होंगे साथ साथ। मैंने जो लास्ट लेक्चर था यानी कि जो 7.9 था उसके सिर्फ PDF नोट्स दिए थे आपको। उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, जितने भी चीज़ थे सारी वैसी ही चीज़ें थी जैसे हमने सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग में किया था, ऐसे ही ये था। ये जो एक आपकी ये रोड ली थी हमने, क्या था ये? यूनिफॉर्म रोड थी, थिन यूनिफॉर्म रोड, यानी कि इसकी थिन क्या है, इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है। उसमें क्या किया, एक बार को हमने एक्सिस बीच में ले रखा है, बीच में लेके फिर से क्या किया है, टोटल की लेंथ L है तो इस साइड L/2, इस साइड L/2, कोई भी एलिमेंट dx मान लिया, मास पर यूनिट लेंथ निकाल के इसका इस वाले एलिमेंट का मास निकाल लिया, m/L × dx, ठीक है। इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक। पहले रखते थे 0 से कुछ तक, 0 से r रखते थे सर्कुलर डिस्क में, यहाँ कहाँ से कहाँ x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, L-L/2 से +L/2, तो हमने लिमिट -L/2 से +L/2 रख दी। बाकी इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है,
पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ml²/12। ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो पहला केस था जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में था। ऐसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ पे ले ले तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ सेम चलेगी, बस क्या चीज़ हो जाएगी, लिमिट फर्क आ जाएगा। लिमिट इस बार कहाँ से कहाँ हो जाएगी, x = 0 से x = L तक, ठीक है। तब -L/2 से +L/2 था, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से L। बाकी चीज़ें सारी सेम है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो I आएगा वो आ जाएगा ml²/3, ठीक है। ये तो था आपका ये रोड का। ऐसे ही आप सिलेंडर का भी निकाल सकते हो। सिलेंडर का जो होगा, होलो सिलेंडर का mr², डायरेक्ट क्यों लिख दिया, देखो I किस पे डिपेंड करता है, m पे और r² पे, यानी कि मास पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे। अब जो एक होलो सिलेंडर होगा, यानी कि ऐसे होलो सिलेंडर जो होगा उसके जो हर पार्टिकल होंगे, यानी कि चारों तरफ, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो डिस्टेंस बराबर होगा ना। अगर डिस्टेंस बराबर है, मास हर चीज़ का, मास इसका कंप्लीट का कांस्टेंट है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई। जो हमने पहला केस किया था सर्कुलर रिंग वाला, हमने उसमें सर्कुलर रिंग ली थी, लेकिन हमने उसमें छोटे एलिमेंट लेके चले थे। वो मैंने आपको क्यों कराया था, लिखने को हम उसमें भी डायरेक्ट लिख सकते थे, I = mr², ये रिजल्ट था। क्योंकि जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके चारों तरफ कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, हर पार्टिकल r डिस्टेंस पे है, तो डायरेक्ट लिख सकते थे उसमें भी। पर मैंने सिर्फ इसलिए करवाया था आपको तोड़ के, ताकि आपको ये इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आगे सोल्व कैसे करेंगे, तो उसका थोड़ा सा एक हेल्प मिल सके। बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे उसमें, ठीक है। ये तो था होलो सिलेंडर का। लेकिन जो भरा हुआ सिलेंडर है, उसमें जो मास है वो सिर्फ सरफेस पे नहीं, अंदर तक भरा होता है। यानी कि एक जो सिलेंडर है आपके पास, उसको अगर हम भर दें अंदर तक, तो मास सारा अंदर तक भरा है, अब सरफेस पे नहीं है। यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हर मास का कुछ मास अंदर भी है, कुछ बाहर भी है, यानी कि r की वैल्यू वेरी कर रही है। तो इस टाइम हमें r की वैल्यू वेरी करानी पड़ेगी, यानी कि डायरेक्ट लिख नहीं सकते, ठीक है। ये जो सिलेंडर होता है, ये क्या छोटे छोटे सिलेंडर से मिलके बना होता है ना भाई। एक छोटा सा सिलेंडर लिया, ठीक है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा एक बड़ा सिलेंडर लिया। ऐसे ही जब हम इन सिलेंडर को भरते चले जाएंगे तो आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। अब हमने कोई भी एक रैंडम सिलेंडर उठा लिया इसके अंदर से, जिसकी की जो रेडियस है वो क्या है, x, और थिकनेस क्या है, dx, ठीक है। वही चीज़ है। अब जो मास है पूरे वॉल्यूम में बिखरा हुआ है, तो हमने वॉल्यूम निकाल के मास पर वॉल्यूम निकाल लिया। ऐसे ही जब अगर इसके सरफेस पे बिखरा होता, इसकी लेंथ पे बिखरा है, तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। ऐसे जो सर्कुलर डिस्क थी आपकी, उसके सरफेस पे बिखरा था, तो इसका मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया, ठीक है। ऐसे इन चीज़ों को हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो इसमें, कोई भी क्वेरीज हो, तो मुझे बताना। इसकी सारी नोटबुक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।